हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जनरल चैप्टर साइंस में, जो भी आज की क्लास होगी आपको मुख्य रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाएगी। अब इससे रिलेटेड आपका सिलेबस जो है पूर्ण रूप से नहीं किया जाएगा। आपको जो जो मुख्य पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड वही चीज आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर अंक आपको क्लास 10 में आपको प्राप्त हो सके। खास करके जो आपका बिहार बोर्ड 2025 में होने वाली है वो आपको जानकारी दे देते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगी और आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आप 2025 में जो आपका फाइनल एग्जाम जो होने वाली है उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जनन चैप्टर, जनन कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार की होती है, हम ज़्यादा बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, आपको सुन करके आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से समय बर्बादी होती है। आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं कॉपी पे, आसानी रहेगी आपके लिए। हम स्टार्ट करते हैं। जनन, जनन कहते किसे, जीवों की वह प्रक्रिया जो अपने जैसे संतान पैदा करती हो और अपने ही जाति में जनसंख्या की वृद्धि करती हो, उसे ही जनन कहते हैं। जनन मतलब कि जीवों की वह प्रक्रिया जो अपने से संतान पैदा करता हो। जैसे कि गाय देख लीजिए, भैंस देख लीजिए। गाय अगर बच्चा देती है तो अपने गाय जैसा देगी, भैंस अगर बच्चा देगी तो भैंस जैसा देगी, मनुष्य अगर होती हो तो मनुष्य जैसा देगी। ठीक उसी प्रकार उसकी जनसंख्या भी बढ़ रही है। गाय की जहाँ पर जनसंख्या 2 थी वो अपने बच्चों को जन्म दिया, 3 हो गई। भैंस की जनसंख्या 5 थी, उन्होंने अपने बच्चों को जनसंख्या दिया, 6 हो गई है। मनुष्य भी अपने बच्चों को जन्म देगी, है ना। ठीक इसी प्रकार जो भी जीव अपने संतान को जन्म देती है वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। और अपनी जनसंख्या में भी वृद्धि करे। ऐसा नहीं मनुष्य अपने बच्चा का जन्म देगा और वो गाय के बच्चा में वृद्धि होने वाली, ऐसा नहीं हो सकता है। कहने करके जीवों की वह प्रक्रिया जो अपने जैसे संतान पैदा करता हो और अपने ही जाति में जनसंख्या की वृद्धि करती हो, उसे क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। अब जनन होती कितने प्रकार की है, आप जो भी परिभाषा बोली जाएगी आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आपको लिखने में बेहतर होगी। जनन को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल, अर्थात इसको कहते हैं लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। ठीक है। जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होती है वह प्रक्रिया जिसमें 2 अपोजिट लिंग भाग लेती हो, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसमें 2 लिंग अर्थात 2 जनक भाग लेती हो। जैसे कि पुरुषों में देख लीजिए, नर अलग हो गई, मादा अलग हो गई। और कोई जानवर में देख लीजिए, भैंस में देख लीजिए, नर अलग है मादा अलग है। बकरी में देख लीजिए, नर है अलग मादा अलग, है ना। गधा में देख लीजिए, नर अलग है मादा अलग है। जो भी चीज आप देखते हैं और लैंगिक में, सही लैंगिक में, उसमें 2 विपरीत लिंग आने वाले हैं, अर्थात 2 जनक भाग लेते हैं, 2 गार्जियन उसमें भाग लेते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत लिंग भाग लेती हो उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ये खास करके बहुकोशिकीय में होती है, यूकेरियोटिक में बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में क्यों, हम लोग क्या है बहुकोशिकीय में आते हैं, ताकि हम लोग एक से ज्यादा जनसंख्या है, वो कोशिकाएं हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार हम जो है बहुकोशिकीय में आते हैं, गाय भी बहुकोशिकीय में आती है। अपने इस चीज को जानकारी लेने के लिए आपको नमक पढ़ना जरूरी है, कोशिका चैप्टर। बहुकोशिकीय क्या होती है, एकोशिकीय क्या होती है। तो हम लोग आते हैं बहुकोशिकीय में। तो जो भी लैंगिक जनन होती है क्या होती है, बहुकोशिकीय में होती है। अब इसका एग्जाम्पल हम बोल दिए, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना। जो भी आप चीज देखते हैं वो सभी में बहुकोशिकीय होती है। अब होती है एकोशिकीय अर्थात एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का अर्थ होता है एक लिंग, ए मतलब एक जनक भाग लेती है। जनक मतलब क्या, एक पेरेंट लेती है, उसमें एक ही जनक भाग लेती है। जैसे कि अमीबा देख लीजिए, वह जीवों की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग लेती हो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अलैंगिक जनन में उसमें कोई इनको लिंग आता होता, ऐसा नहीं है। वो जब भी प्रक्रिया करेगी, जब भी जनन प्रक्रिया करेगी, वो अपनी कोशिका को डिवीजन करेगी, है ना, या तो विखंडन करेगी, या तो मुकुलन विधि द्वारा करेगी, है ना, या तो वो खंडन के द्वारा करेगी। जब भी वो प्रक्रिया करेगी तो उसमें एक कोशिकीय जनक लेगी, लेकिन उसमें क्या होगी, वो अलग अलग विधियों से कर सकती है। स्पोर के माध्यम से कर सकती है, उसके बाद मुकुलन माध्यम से कर सकती है, वो खंडन के माध्यम से कर सकती है।
ठीक है। तो जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने संतान को पैदा करती है और अपनी जनसंख्या में वृद्धि करती है, उसे जनन कहते हैं। और इसे दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया अलैंगिक जनन और दूसरा होगी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होती है? जिसमें दो विपरीत लिंग भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन बोला जाता है। और अलैंगिक जनन जिसमें एक लिंग भाग लेती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब चलते हैं यौवनारंभ। जनन करने प्रक्रिया के लिए उसे में क्या होना चाहिए? यौवना का आरंभ होना चाहिए। नर में भी यौवनारंभ होती है और मादा में भी होती है। तो नर क्या होती है, मादा क्या होती है? नर में विभिन्न प्रकार की परिवर्तनें होती है यौवनारंभ के समय में। जैसे जो लड़का है उसमें दाढ़ी मूछ का आना शुरू हो जाएगा, दाढ़ी मूछ, उसका यौवनारंभ होती है। अब जो भी क्वेश्चन लिखा गया, पॉइंट लिखा गया, VBI पॉइंट लिखा गया, आपको ऑब्जेक्टिव भी काम आएगी और सुन करके लिखेगा तो आपको सब्जेक्टिव भी यहाँ पे काम आने वाली है। लड़का का जो होता है यौवनारंभ में दाढ़ी हो जाती है, मूछ आती है और ये खास करके 13 से 15 वर्ष की उम्र में ये स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब बात होती है किस हार्मोन के कारण होती है? तो वो हार्मोन होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करती है? लड़कों में दाढ़ी मूछ, है ना, और वक्ष गुहा के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या होती है? परिवर्तन करती है ना। वक्ष गुहा के अंदर क्या होती है? जनन अंगों के अंदर क्या होती है? लड़कों में वृद्धि होती है और उसके चारों ओर हेयर चले जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, है ना। उसके बाद मांसपेशियां टाइट हो जाती है और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं। उसके बाद इसमें एक मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से इसमें एक वृद्धि हो जाती है, शुक्राणु स्पर्म फॉर्मेशन होती है ना, स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगी लड़कों में यौवनारंभ कब होती है? एक नंबर में बताइएगा 13 से 15 वर्ष के बीच होती है। इसमें यौवनारंभ होने के लिए कौन से हार्मोन का प्रेरित होना जरूरी होता है? तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जरूरी होती है। अब क्वेश्चन पूछेगी आपको लड़कियों में ऋतुस्राव मेसोसाइकिल के दौरान आती है, उसमें ऋतुस्राव होने के लिए कुछ न कुछ एज होती है। ऐसा नहीं बच्चा आज पैदा लिया कल से स्त्रियों में मेसोसाइकिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन काम करती है। वो हार्मोन होती है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होती है। ये दो हार्मोन मिलकर के स्त्रियों में प्यूबर्टी एज का काम करना शुरू करती है, जिसमें उसका यौवनारंभ होती है 12 से 14 वर्ष में। उसमें होती है ऋतुस्राव, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेंस्ट्रुअल या हिंदी शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है MC बोला भी जाता है उसको, ठीक है। और इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे महामारी हो गया, ऋतुस्राव हो गया, रजोदर्शन हो गई, विभिन्न प्रकार के ऐसे नाम से जाना जाता है। आपको सिर्फ पूछे कि लड़कियों में यौवनारंभ कब स्टार्ट होती है, तो आपको बोलना है 12 से 14 वर्ष की उम्र में। इसमें कौन कौन से हार्मोन प्रेरित होती है उस अवस्था में? तो दो हार्मोन होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होती है? लड़कों में। जब ये हार्मोन बनती है तो इसमें भी एक प्रकार की परिवर्तन होती है, जिसमें ओवा का, है ना, अंडाणु जिसको बोलते हैं, अंडाणु निकलना शुरू होती है। जब ये अंडाणु निकलेगी तो ऋतुस्राव होती है। अब क्वेश्चन पूछती है ऋतुस्राव होती क्या है? ऋतुस्राव स्त्रियों में मुख्य रूप से 28 से 29 दिन में ये स्टार्ट हो जाती है। अब किसी स्त्री में यह परिवर्तन देखने की मिलती है, किसी को 28 दिन पर होती है, किसी को 29 दिन पर, किसी को पहले भी हो जाती है, किसी को बाद में भी होती है, और कभी कभी क्या होती है रुक भी जाती है। ये तमाम चीजें कहीं न कहीं आपके खान पान पर डिपेंडेंट करती है। ऐसा नहीं है जो आज इस महीना में 28 दिन पर हुआ तो अगला महीना में 28 दिन भी हो सकती है, कहीं आपका पहले भी हो सकती है, कहीं आपका बाद में भी हो सकती है। ये जो भी डिपेंडेंट करती है वो खान पर डिपेंडेंट करती है, आपका चक्र किस प्रकार चलती है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं ऋतुस्राव स्त्रियों में कब से स्टार्ट होती है, तो 14 वर्ष की उम्र में, ये 12 से 14 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया में होती क्या है? इस प्रक्रिया में होती है अनफर्टिलाइज्ड ओवा, मतलब क्या, वह अंडाणु जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती है, ठीक है। वह अंडाणु जो कि, अब लिख लीजिएगा ऋतुस्राव में, ऋतुस्राव होने की प्रक्रिया क्या, हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, वह अवस्था होती है इसमें जिसमें मुख्य रूप से जो अंडाणु फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती है, वो अंडाणु क्या होती है, मोचित होकर के, नष्ट होकर के मेंस पीरियड के दौरान क्या होती है, बाहर निकल जाती है। आप क्वेश्चन पूछे कि ये ऋतुस्राव होती क्यों है, कब, कैसे होती है? तो ये गर्भाशय की दीवार टूटती है, उसके साथ क्या होती है, ब्लडिंग के रूप में ये बाहर
अंडाणु भी आ जाती है, और जो बच्चे का जो प्रोटेक्शन देने के लिए गर्भाशय के अंदर 3 लेयर होती है, और हम अगले वीडियो में इसका चर्चा करने वाले हैं, उसमें ये टूट के बाहर निकलती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है आपके लिए आज का, जनन हमने चर्चा किया, युग्मनारंभ चर्चा किया, ऋतुस्राव चर्चा किया। ठीक है, अब इन सबों से कुछ कुछ जो क्वेश्चन पूछती है, आपको जो बताया गया है मुख्य रूप से यही से क्वेश्चन पूछेगी, बिहार बोर्ड के 10वां लेवल के लिए आपके लिए काफी है। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं तो आप प्रत्येक वीडियो का आप स्किप करके आप उसको नोट बनाइए, आपके लिए बेहतर रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।